नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। पढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से दो डॉक्टर्स। पहले आपको बताती चलूँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बारे में। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर इज वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलिटी सेंटर्स क्लिनिक्स इन पाकिस्तान. They are affiliated with Perth, Australia since 1982. Is in Perth and in Pakistan, established in 1998. They are doing treatment according to their Perth protocol. Karachi and Lahore full-fledged centers and two other coordination centers in Quetta and Multan. Its only branch in Karachi near Teen Talwar backside of Gulf शॉपिंग सेंटर. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज अकबर हुसैनी जो कि कंसल्टेंट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. वेरी गुड. इन्हीं के साथ साथ हमारी एक पुरानी सहेली जो कि पहले भी उनसे मुलाकात हो चुकी है, डॉक्टर सफिया शरीफ साहिबा मौजूद हैं जो कि MBBS है, नेशनल मैनेजर क्लिनिकल सर्विसेज एंड फर्टिलिटी काउंसलर हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सफिया. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप आज जो है उस दिन से भी ज्यादा प्यारी लग रही हैं. इसकी कोई वजह है? आई डोंट नो कि क्या वजह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सफिया ने शायद हेयर कट वगैरह कराया है जिस वजह से मजीद खूबसूरत लग रही हैं. अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे और प्रोग्राम का बाकायदा बाज़ाब्ता जो है हम लोग इस्तकबाल करते हैं. दूसरे सेगमेंट का बढ़ते हैं डॉक्टर शनाज की जानिब. डॉक्टर शनाज हमें बताएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बारे में. देखिए, हमारा जो सेंटर जो है एक तरह से वर्ल्ड क्लास सेंटर है. पहला आपने सुना होगा कि जो बेऔलादी का इलाज होता है उसमें जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो है IVF, जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. ये दुनिया में जो सबसे पहले जो हुआ था वो 1989 में मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी. और हमारा जो सेंटर है वो ऑस्ट्रेलिया में ये 79 में हुआ था. जो हमारा सेंटर है वो 1982 में खुला था. ठीक है. उसके बाद कराची में जो ब्रांच खुली थी वो 1998 में खुली थी. Basically, we are affiliated with the center in Perth in Australia. Protocols हमारे वही follow होते हैं. Quality control, check, हर चीज़ वहीं से होता है हमारा. तो इस तरह से हम कुछ मुख्तलिफ हैं बाकी सेंटर्स से. बिल्कुल, आप लोग मुख्तलिफ हैं. बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब. कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर और उसकी सर्विसेज के बारे में हमें बताएं डॉक्टर सफिया. देखिए, कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जिस तरह डॉक्टर शहनाज हुसैनी ने बताया कि माशाल्लाह बेस्ट सेंटर्स है. और बेस्ट सेंटर क्यों है? इसलिए कि कॉन्सेप्ट पर्थ ऑस्ट्रेलिया से ये एफिलिएटेड है. हमारे जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हम कॉन्सेप्ट पर्थ ऑस्ट्रेलिया के फॉलो कर रहे हैं. और इसके अलावा जितनी भी हमारी लाइक लैब ले लीजिए, हमारा OT ले लीजिए, हमारी कोऑर्डिनेशन ले लीजिए, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट ले लीजिए, हमारी सारी ही जो है चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट हो रही हैं. मीडिया वगैरह हर चीज़, इवन माइक्रोस्कोप की जो भी छोटी से छोटी चीज़ है या बड़ी से बड़ी चीज़ है वो सब, इवन आप ग्लव्स भी देख लें तो हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं. Okay. तो इसीलिए, और क्वालिटी कंट्रोल जाहिर है तो फिर रिज़ल्ट्स भी बेहतर होते हैं. किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, इंजेक्टेबल्स हों या कोई और चीज़. और जब हमारी फर्स्ट कंसल्टेशन जो है वो फ्री है. जब पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो हम उसको फुली कंसल्ट करते हैं. हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस वगैरह एडवाइस करते हैं. फिर फर्दर उनका कंसल्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट होता है. ओके. इसके बाद जो है फिर फर्दर ट्रीटमेंट चलती है. पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है किस पेशेंट को हमें किस तरह की ट्रीटमेंट देना है. ये नहीं कि हर पेशेंट हमारा IVF के लिए. तो हमें जो है ना, इसीलिए अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं. तो रिज़ल्ट्स भी माशाल्लाह, इवन ओवुलेशन इंडक्शन पे भी हमारे उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं जितने हमारे IVF पर हैं. वाओ माशाल्लाह. बढ़ते हैं डॉक्टर शनाज की जानिब. बांझपन की वजूहात क्या हैं और इसमें इजाफा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहिबा? बांझपन की वजूहात मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है. और एक मिसकॉन्सेप्ट ये है ना कि पहले औरत को ठीक करो फिर हम अपना टेस्ट करवाएंगे. ऐसा नहीं है. मोर देन 30%, अब तो मैं कह रही हूँ 40% जो है ना, मेल फैक्टर आजकल जी मेल फैक्टर पाया गया है ना. और इट्स अ सिंपल टेस्ट. उनको सुई भी नहीं चुभती. सीमन एनालिसिस इज जस्ट 3 to 5 days एब्सटेंस के बाद हम करवा लेते हैं. और उसके अलावा फीमेल में भी बहुत सारी वजूहात होती हैं. कई दफ़ा एग्नी प्रोड्यूस हो रहा होता है, कई दफ़ा पैसेजेस ब्लॉक्ड होते हैं,
کئی دفعہ کوئی ہارمونل گڑبڑ ہوتی ہے، تو ہم جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں، مطلب اس پرٹیکولر ایریا کو ہٹ کرتے ہیں. الحمدللہ the results are satisfying الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا ہمارے یہاں بانجھ صرف عورت کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں تو ان کو تو ہم لوگ بانجھ نہیں کہتے، لیکن ہم لوگ عورتوں کا ہی سب سے پہلے علاج سوچتے ہیں کہ ان کا علاج کرائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیٹ از بیسیکلی کلچرل، وہ جو ایج اولڈ چلا آ رہا ہے نا کہ میل ڈومیننس ساری دنیا میں ہی ہے، بالکل. لیکن ہمارے پاس ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے، خاص طور پہ مرد کے خاندان کے، وہ یہ ماننے تیار نہیں ہوتے کہ لڑکے میں کچھ ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرابلم یہ ہوتی ہے، اس پرابلم وجہ ہوتی ہے، سے تھوڑا ہم سمجھانا پڑتا ہے نا ٹھیک ہے. کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ہیو اے بیبی نا. بالکل تو ساتھ دیں گے اگر تبھی ہوگا نا بچہ. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صفیہ، آپ کا ادارہ کس طرح دوسرے سینٹر سے مختلف ہے اور منفرد ہے؟ دیکھیں ویسے تو میں نے اس کوشچن کا آنسر اپنے پہلے ہی اس میں کر دیا ہے. منفرد اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا جو ہے یہ پہلا سینٹر ہے جو پرتھ آسٹریلیا سے ایفیلیٹڈ ہے، کانسیپٹ پرتھ آسٹریلیا سے ایفیلیٹڈ ہے. اور دوسری ہماری جو ہے ریزلٹس وہ بیسٹ ریزلٹس ہے ماشاءاللہ. ہم اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں ایئرلی بیسس پہ. ہمارا ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے کہ کیا ریزلٹس ہیں، اور یہ ساری چیزیں دوسرے سینٹرز یہ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور باقی ساری چیزیں جو ہے آسٹریلیا ہی کی ہم فالو کر رہے ہیں. جتنے پروٹوکولس ہیں ہم فالو کر رہے ہیں. ہمارا ہیڈ آفس آسٹریلیا میں ہی ہے. کوئی بھی کوئری، کوئی بھی کوشچنس ہوتے ہیں تو ہم ای میل کرتے ہیں آسٹریلین ڈاکٹرز کو اپنے، اور وہ ہمیں آنسر کرتے ہیں. وہ یہاں وزٹ کرتے ہیں. ہمارے کوآرڈینیشن سینٹر کو بھی جو ہے وہ ٹرینڈ کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے ہمیں جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اوکے. ڈاکٹر شہناز، کیا بانجھ پن کا علاج محفوظ ہے؟ مطلب اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس تو دنیا میں ہر چیز کے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ مانیٹر کر کے دیتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں یا ہمارے پاس ان کا آنسر ہو. چونکہ علاج کا مقصد تو فائدہ کرنا ہوتا ہے نا، نقصان کرنا نہیں ہوتا. بٹ دے آر منیمم، مطلب ایسے کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے عام طور پہ. اوکے. مطلب لوگ آرام سے اس طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. بالکل. اور ایک بات یہ کہ اٹس بیٹر ٹو سیک ہیلپ ارلی. اگر جلدی آ جائے نا، وہ مطلب کوئی ہے پرابلم ان کے اندر جینون، جو کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہاں کیا پرابلم ہے، اور وہ بیٹھے میں اور بہت سال گزار کے آ رہے ہیں، تو عورت کی ایج بھی از آلسو ویری میجر فیکٹر. بیکاز آفٹر 35 ایگ کی کوالٹی، اور کئی دفعہ تو اس سے پہلے بھی نا، ایگ کی کوالٹی خراب ہونے لگتی ہے. اور کوالٹی اگر خراب ہو تو ایک تو کنسیپشن میں مشکل ہوتی ہے، اور اگر کنسیو کر بھی گئے تو مس کیریج کے ریٹس ہائی ہوتے ہیں. اوکے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہے، مطلب اگر نہیں ہو رہا چاہنے کے باوجود، تو ڈونٹ ویٹ ٹو لانگ. ٹھیک ہے. اچھا شادی کے کتنے سال بعد جو ہے جو خواتین ہیں ان کو، مطلب سسرال والوں کو تو بہت چاہ ہوتی ہے کہ 1 سال میں ہی ہو جائے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم پیریڈ جو ہے مرد حضرات اور خواتین کو ویٹ کرنا چاہیے پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ بھائی اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہے یا 22 سال کی لڑکی ہے تو آئی وڈ سے وہ 2 سال بھی ویٹ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ اف سمون از 35، ٹھیک ہے نا، تو اگر ان کو 6-8 مہینے ہو گئے، سال ہونے لگا ہے، تو آئی وڈ سے کہ بلکہ اس سے پہلے ہی نا ٹو سیک کنسلٹ. اس لیے کہ یو ڈونٹ نو اس کے بعد فرٹیلیٹی ڈکلائن کرتی ہے. اوکے. ویری گڈ. مطلب آپ لوگ جلدی ہی، اگر چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی ایج اگر 35 ہے یا اس سے ابو ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے ودن 6 منتھ، ہے نا، ودن 6 منتھ ہی زیادہ بہتر ہے، تاکہ اولاد کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے. یہ جو پھول ہیں جب تک ہمارے آنگن میں نہیں کھلتے، ہمارے آنگن میں خوشبو کیسے آئے گی؟ تو آپ لوگ سب جو بھی اولاد کی خواہش مند ہیں، اور آپ کی اولاد اگر ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر سے، اور ان کے پاس جا کے آپ کے پاس ڈاکٹر صفیہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں، ڈاکٹر شہناز بھی ملیں گی آپ، اور ڈاکٹر ہماری ڈاکٹر جو لاسٹ ٹائم آئی تھی ان کا نام میں بھول گئی، ڈاکٹر راحت قریشی صاحبہ، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گی. اچھا کیا ہر مریض کا طریقہ کار علاج کا ایک ہی ہوتا ہے ڈاکٹر شہناز؟ نہیں، ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. اگر میل فیکٹر ہے اور ہمیں پتا ہے کہ عورت بالکل کلیئر، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوکے، تو پھر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں میل کے ان کے سیمن انالیسز میں 0 ہوتے ہیں اسپرمز، لیکن پھر اوپر مطلب فیکٹری میں موجود ہوتے ہیں، مطلب پھر ان کا جو پروڈکشن سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں، تو بایوپسی کر کے نکال لیے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ڈپینڈس کہ
किधर है प्रॉब्लम, वो एड्रेस किया जाए. ठीक है. अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम माँ बाप नहीं बन सकते, तो क्या कुछ केसेस ऐसे ही होते हैं जो कि एक्चुअल में माँ बाप नहीं बन सकते, या सबका इलाज मुमकिन है? नहीं, बहुत एक छोटी परसेंटेज ऐसी भी है कि जो नहीं बन सकते. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेनोपॉज हो गया, मतलब मेनोपॉज का मतलब ये कि पीरियड खत्म हो गए, अंडे सूख गए, तो देख मतलब जब एग्स है ही नहीं तो फिर तो नहीं बन सकते. वो तो एक स्पेसिफिक एज में आके होता है. नहीं, 1% को 40 साल से पहले भी हो जाता है. ओके. इसीलिए हम कहते हैं ना, अगर नहीं हो रहा तो बेटर टू सीक हेल्प अर्ली ना, ताकि कहीं कोई फॉल्ट हमें नजर आ रहा है तो उसको एड्रेस कर लें. ओके. डॉक्टर सफिया, हमें पीजीज फैमिली बैलेंसिंग क्या है ये ज़रा बताइएगा. देखें, हम बिल्कुल, हमारा सेंटर जो है पीजी फैमिली बैलेंसिंग कर रहा है, और फैमिली बैलेंसिंग जो हम कर रहे हैं वो आईवीएफ के थ्रू है. ठीक है. आईवीएफ के थ्रू कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को होता है कि माशाल्लाह हमारी जो है बेटियां हैं तो हमें बेटा चाहिए. कुछ लोगों को होता है कि हमारे बेटे ही बेटे हैं तो हमें एक आध बेटी चाहिए. तो ऐसे लोगों को हमारे पास आना चाहिए. हम जेंडर सिलेक्शन कर रहे हैं, बट थ्रू आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर जिसे उर्फियान में कहा जाता है. बिल्कुल. उसके थ्रू हम जो है ना जेंडर सिलेक्शन या फैमिली बैलेंसिंग कर रहे हैं. ओके. डॉक्टर, कम क्या लगती है और क्या इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना लाजमी? देखें, ये डिपेंड कर रहा होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है कि कौन से इलाज के लिए आए हैं. आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट है वो 6 वीक्स है, 4 वीक्स ट्रीटमेंट है, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है. सिर्फ हमारा डे केयर होता है. अगर आईवीएफ के लिए है तो उसमें आना है. बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 3 तरह की है हमारे पास. पहली है ओवुलेशन इंडक्शन, सेकंड इज आईयूआई, एंड थर्ड वन इज आईवीएफ. ओवुलेशन इंडक्शन में सिर्फ हम मेडिसिन ट्रायल, मेडिसिन के थ्रू पेशेंट्स को जो है कंसीव करने में हेल्प कर रहे होते हैं. सेकंड जो आईयूआई है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, उसमें हम जो है बुलाते हैं पेशेंट को और छोटा सा प्रोसीजर है वो करते हैं. और आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है वो टाइम टेकिंग है. उसमें 4 वीक्स लग सकते हैं, 6 वीक्स लग सकते हैं, और उसमें डेली बेसिस पर या अल्टरनेट डेज पेशेंट को कुछ आना होता है, कुछ इंजेक्टेबल्स वगैरह दिए जाते हैं. ठीक है. और इसके अलावा जो है रिज़ल्ट्स माशाल्लाह तीनों के हमारे जो है अच्छे रिज़ल्ट हैं. कॉस्ट इसी तरीके से डिपेंड वेरी कर रही होती है जिस तरह से आपकी ट्रीटमेंट कर रही है. ठीक है. हमारे पास मतलब छोटी से कम पेमेंट से लेके ज़्यादा पेमेंट्स भी, जाहिर है कि आईवीएफ की पेमेंट्स ज़्यादा हैं, वो लगती हैं उस पर. अच्छा. और आप कराची में जो है आपकी एक ही ब्रांच है? कराची में हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है. हमारी 2 फुली एस्टैब्लिश्ड ब्रांचेस हैं, वन इन कराची एंड अदर वन इन लाहौर. और इसके अलावा 2 कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं, वन इन मुल्तान एंड अदर इन कोयटा. तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं, और 2 फुली जो है ना हमारी फुली एस्टैब्लिश्ड ब्रांचेस हैं. ओके जी. इसी बात के साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया तो कहीं जाएगा मत, देखते ही मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हो. नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह. ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर 1982 में डॉक्टर ब्रूस बैलेंज ने पर्थ में कायम किया था, और पाकिस्तान में डॉक्टर किरण शाहिद और बैरिस्टर शाही शकूर 1998 में इसको लेकर आए थे. बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब, डॉक्टर शनाज की जानिब. डॉक्टर शनाज, मुझे ज़रा एक वैसे मतलब आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ये लोग जो है इसमें अजीब व गरीब बातें करते हैं, कभी कुछ उनके माइंड में जो है मिसकंसेप्शन होता है, कुछ होते हैं. तो ये मैं चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से बात क्लियर कर दें कि जो बेबी होता है वो उनका ही होता है. तो जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालिए. बिल्कुल. पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, मतलब यहाँ पे तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे तो वही होता है. कई दफ़ा ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ट्यूब्स बंद हैं फॉर एग्जांपल, या ये कि मर्द के उसमें सीमन एनालिसिस में जो स्पर्म्स हैं वो एबनॉर्मल हैं, या ये कि बहुत कम है या नहीं है. तो ऐसे में टेस्टिस से बायोप्सी ले रहे हैं, कुछ इस तरह की बात. बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं ना कि बच्चे का बीज बना के उन्हीं के स्पर्म और ओवम लेके और बच्चे का बीज बना के रिप्लेस कर देते हैं. जो कुदरती प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ट्यूब्स बंद है, हर महीना औरत 1 अंडा बनाती है. इसमें द आइडिया इज़, जो हम डेली इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, द आइडिया इज़ कि हम बहुत ज़्यादा एग्स बना लें, एंड व्हेन दे आर रेडी
हल्की बेहोशी में अल्ट्रासाउंड से देखते हुए सुई डाल के वो एग्स निकाल लिए जाते ठीक हैं। है। फिर हमारी जो लैब है उसमें इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे इस तरह करते हैं कि हस्बैंड का जो सीमन का सैंपल होता है उसके जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप अंडर डायरेक्ट विजन माइक्रोस्कोप से देखते हुए ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो। ओके। तो बेसिकली बीज अपने हाथ से बनाया जाता है, कुदरत पे नहीं छोड़ा जाता। मैंने कहा ना कई दफ़ा ऐसी वजूहत होती हैं कि वो कुदरती तौर पे मुमकिन नहीं होता। एंड दैट इज़ मेड टू स्टैंड इन द लैब फॉर 5 days। 5 दिन देखते हैं, जो अच्छा ग्रो कर रहा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, बेबी उनका ही होता है। बेबी उन्हीं का होता है, ट्यूब्स बाईपास कर देते हैं हम। ठीक है, मतलब जो लोग ये समझते हैं, जिनके दिमाग में ये सवाल होता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन जो है वो डॉक्टर शहनाज ने कर दी। डॉक्टर सफ़िया, आपसे जानना चाहती हूँ ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या होता है? IVF सक्सेस रेट जो है वो हमारा 40 to 45% है। ठीक है। अब हमने जो है ना एज ग्रुप के हिसाब से ये ओवरऑल डेटा जो है हमारा, हम कहते हैं कि 35 से 40% सक्सेस रेट है हमारा। अगर हम 20 से लेके 40 प्लस तक देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें और इस तरह करें कि 25 से लेके 35 तक, तो इवन हमारा इससे भी ज़्यादा कहीं कंसेप्शन रेट है। ओके, 40 to 45, इवन सम साइकिल्स पे 50 तक चला जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट हम जो है क्लेम कर रहे होते हैं कि माशाल्लाह सक्सेस रेट अच्छा है, लेकिन IVF 100% सक्सेसफुल नहीं है। ओके, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं होता 100%, 30 to 40% चांसेस होते हैं। नहीं, 35 से 40% ओके। टेक होम बेबी रेट है हमारा, और 40 से 45% जो है वो SCG पॉजिटिव रेट है, यानी प्रेगनेंसी रेट है। ठीक है। अच्छा, जब कोई औरत जगह टेस्ट ट्यूब बेबी की जब जो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कौन कौन से एहतियात करने होते हैं ख़वातीन के लिए? देखें, यूजुअली लोग समझते हैं कि IVF के बाद पेशेंट बिल्कुल बेड हिडन हो जाता है, ये हो जाता है। ऐसा नहीं है। आफ्टर एम्ब्रो ट्रांसफ़र, जब हमने बच्चे का बीज रिप्लेस कर दिया, उसके बाद जो है हम 3 days का बेड रेस्ट उसको एडवाइस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो मूव अराउंड कर सकती है, घर में चल फिर सकती है। 15 days तक थोड़ा ये जो है रेस्ट पीरियड होता है, उसके बाद रूटीन लाइफ होती है। पेशेंट खुद ही, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रोसीजर से गुजर के, एक ट्रीटमेंट से गुजर के उन्होंने कंसीव किया होता है, उसके पीछे एक उनकी हिस्ट्री होती है कि कितने अरसे की थोड़ी सा फर्टिलिटी है, तो खुद कॉन्शियस होते हैं, थोड़ा सा एहतियात कर रहे होते हैं। अदरवाइज ये आगे नेचुरल कंसेप्शन की तरह, नेचुरल प्रेगनेंसी ही की तरह चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ों से ट्रीटमेंट से गुजर के हुआ होता है, तो थोड़ी सी एहतियात लोग खुद भी कर रहे होते हैं। खुद भी कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर शहनाज, क्या आप ये समझती हैं जो हमारे माशरे में बच्चियां स्ट्रेस बहुत ले लेती हैं शादी के बाद ही फौरन से कि बस हमें बेबी हो जाए, उसकी भी बेसिक वजह है कि कंसीव नहीं हो पाता? स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि एक बेबी IVF से हुआ, उनका स्ट्रेस रिलीव हो गया, उसके बाद नेचुरली बच्चे होने लगे उनको। माशाल्लाह, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेनन। तो ये जो स्ट्रेस की जो हमारे दिमाग में एक घंटी बजरी होती है, जो हम लोग अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं एक चीज़, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों से हमें फिर रोक देती है। और जो स्ट्रेस होती है उसमें फैमिली प्रेशर भी तो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस जो है वो आप कहते हैं कि मेजर इट फैक्टर है। हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट, यस। ओके, तो मेरी जो सारी सहेलियां देख रही हैं वो ये सोचें कि स्ट्रेस नहीं लेना, आपने ज़िंदगी जो गुलजार है और एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इसको अच्छे से एंजॉय करें। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हम डॉक्टर सफ़िया की जानिब। डॉक्टर सफ़िया, हमें बताइएगा कि आपने बताया कराची में सिर्फ आपकी एक ब्रांच है, पूरा एड्रेस मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं। कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, ये गल्फ जो मार्केट है उसके बिल्कुल बैक साइड पर है ये। ठीक है। जो ICAP वाली रोड है उस पे हमारा ये सेंटर है, नियर 3 तलवार। ठीक है। और आपके सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल, सेमिनार्स होते हैं। 2019 में हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो सब फर्टिलिटी के सब्जेक्ट पे बेस की थी, और इसके अलावा जो है सेमिनार, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सारे हमारे चल रहे होते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। क्या बांझपन से मुतालिक कोई अदाद शुमार और इसके इलाज की कामयाबी का तनासुब क्या है डॉक्टर शहनाज? कहते हैं 1 in 6 couples do not conceive। ये पुरानी फिगर बता रही हूँ, अब लेटेस्ट मतलब इस पिछले साल की मुझे नहीं पता।
تو یہ مطلب ہے کہ ایک پرابلم تو ہے یہ مسکیریج بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جو مرد حضرات اسموکنگ کرتے ہیں, کیا یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے بیبیز جو ہے وہ اسٹے نہیں کر پاتے اور وہ مسکیریج ہو جاتے ہیں؟ یہ پرابلم ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا, اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں ایٹماسفیئرک ٹاکسنز بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ اسموکنگ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسموکنگ صرف ایکٹیو پیسو اسموکنگ بھی آ جاتی ہے. مرد بہت سگریٹ پی رہا ہے تو عورت بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. بالکل. اسموکنگ اور کوئی بھی سبسٹنس ابیوز ہے, کچھ لوگ نشہ بھی کرتے ہیں, تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو, یہ ساری چیزیں نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں, مطلب کوالٹی خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیا مریض کی جو پرسنل پورا بایو ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ہڈن رکھتے ہیں, چھپا مطلب پرائیویٹ رکھا جاتا ہے؟ جو بھی مطلب لوگ سوچتے ہیں نا کبھی کروانے سے پہلے ٹریٹمنٹ کہ ہم جائیں گے سب کو پتہ چلے گا, تو پھر لوگ ہمارے معاشرے میں تو کیسی باتیں ہوتی ہیں, تو کیا ان کی جو معلومات ہے اس کو راز رکھا جاتا ہے؟ بالکل, سب چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے نا ہم نہیں بتا رہے ہوتے کسی کو بھی. ایون ہمارے اگر ریلیٹیو بھی آ جائیں تو وہ بھی ہم کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے. تو یہ بالکل جو ہے نا مطلب فیملی میں کسی کو نہیں بتائیں گے, یہ ٹوٹلی کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بلا جھجک چلا جائے کہ راز رکھی جائے گی, آپ کی بات کانفیڈینشیل رکھی جائے گی. اچھا, کسی بھی مریض کا علاج کے تجربہ یا کوئی سچی کہانی بتا سکتی ہیں, اس کی کامیابی کا سفر؟ ڈاکٹر صفیہ آپ بھی بتا سکتی ہیں, ڈاکٹر شہناز آپ بھی بتا سکتی ہیں. آپ بتانا چاہیں گی ڈاکٹر شہناز؟ کوئی ایک ایسا مریض ہو جو کہ آپ کو یاد رہ گیا ہو, جس کی کہانی اتنی خوبصورت ہو, آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بس یہ ہے کہ جو بہت لانگ سٹینڈنگ انفرٹیلیٹی والے ہوتے ہیں نا, 14 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے, اس کے بعد اف دے گو ہوم ود اے بیبی تو وہ ہمارے لیے وہ بہت زیادہ جیسے کہ جاب سیٹسفیکشن, یا مریض تو خوش ہوتا ہے ہی ہے, ہم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, ہمارے پاس ماشاءاللہ لاتعداد کہانیاں ہیں, لاتعداد اسٹوریز ہیں سکسیسفل جو ہم بتا سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا, شاید لاسٹ ٹائم ہی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ ایون اوولیوشن انڈکشن سے ہی پیشنٹ نے کنسیو کیا. سم ٹائم ہمارے ساتھ کچھ پیشنٹس ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں لائک اینڈومیٹروسس ہے, سیویئرلی ان کو کرونک فلوئڈ ایکیومولیشن ہے, مختلف چیزیں ہیں, اور ان کا اگر دیکھا جائے تو سکسیس ریٹ ہم ان کو بہت کم بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن لائک اسی طریقے کا جو ہے نا کافی پیشنٹس نے ہمارے کنسیو کیا ہے, اور جب وہ کنسیو کرتے ہیں تو ہمیں بھی بے انتہا خوشی ہوتی ہے. جو ڈیفیکلٹ پیشنٹ ہمارا جب کنسیو کرتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے. بالکل. اور جو خواتین کنسیو کر لیتی ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد, تو ان کے بعد ان کو احتیاط کے لیے آپ کیا کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے؟ ڈائٹ بھی میٹر کرتی ہے, اسٹریس لینے کو منع کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں کیا کیا چیزیں آپ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ذرا بتائیے گا. دیکھیں ڈائٹ تو ہم ان کو ظاہر ہے کہ ایڈوائز کر ہی رہے ہوتے ہیں. ویسے وہ ایک طرح سے روٹین ڈائٹ ہوتی ہے, ہم ان کو ایک بیلنس ڈائٹ بتا رہے ہوتے ہیں جس میں کاربس, پروٹین, ہر چیز ہونی چاہیے, فروٹس ہونے چاہیے, ڈرائی فروٹس ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں ان کو ہم ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. ریسٹ کے آپ اگر اس میں جاتی ہیں تو بہت زیادہ ایگزرشن ہم اوائڈ کرواتے ہیں, ادروائز ٹوٹلی بیڈ ریسٹ یہ چیزیں ہم ان کو ایڈوائز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن بہت زیادہ ایگزرشن ہے اور کچھ اس طریقے کی چیزیں جو ہم اوائڈ کراتے ہیں, ویٹ لفٹنگ وغیرہ اور یہ اس طرح. اوکے. اور ایک دفعہ اگر ٹریٹمنٹ کے بعد بیبی ہوتا ہے, آئی وی ایف بھی ٹیسٹ ٹیوب کے بعد, تو اس کے بعد نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, نارمل بیبی وہ کنسیو کر سکتی ہیں خواتین؟ بالکل. اس طرح کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لاتعداد ہمارے پیشنٹس ہیں, لاتعداد ہمارے مریض ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے آئی وی ایف کے تھرو کنسیو کیا. لائک کچھ پیشنٹس ہمارے ایک گروپ ہوتا ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی, اس میں فال کر رہے ہوتے ہیں 7-8 سال تک وہ کنسیو نہیں کرتے, 10 سال تک, اور ان کا بھی ریزن لائک کچھ اسٹریس فیکٹر ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آئی وی ایف کے تھرو جب وہ کنسیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود بخود نیچرل کنسیپشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اور بہت زیادہ پیشنٹس ہمارے آئی وی ایف کے بعد نیچرل کنسیپشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لیب پروٹوکول کے بارے میں بتائیے گا. لیب پروٹوکول ہمارے جو ہے آسٹریلیا کے ہم ٹوٹلی فالو کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے آئی وی ایف کے جو ہمارے لیب پروٹوکول ہیں ٹوٹلی ہم آسٹریلیا کے فالو کر رہے ہیں. ایون آئی یو آئی کے, ایون ہمارا اوولیوشن انڈکشن کا بھی جو پروٹوکول ہے وہ بھی آسٹریلین ہے.
वाओ माशाल्लाह. अच्छा, ये एक बिल्कुल जनरल सवाल है, जो बच्चे शादी जिनकी हुई है, आप क्या समझती हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो बेहतर तब्दीली आए, ना कि वो स्ट्रेस लें और परेशान हो, एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ हमारी ख़वातीन चली जाती हैं शादी के फ़ौरन बाद ही. बस उन्हें होता है कि अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और बेबी हो जाए, तो उसमें भी टाइम लगता है, 9 महीने तो बेबी को आने में भी लगते हैं. तो ख़वातीन को क्या कहेंगी इस सूरत हाल से गुजरने के लिए? थोड़ा हौसला रखें, मैं चाहती हूँ मेरे नाज़रीन को आप क्या बताएंगी? ख़वातीन से ज़्यादा मैं ससुराल और हस्बैंड को मैं कहूँगी ना, बिल्कुल, कि थोड़ा सा सपोर्टिव रहे ना, क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ तो स्ट्रेस उन्हीं की बेसिकली तो ज़्यादातर तो फैमिली प्रेशर होता है, अपना भी होता है लेकिन फैमिली प्रेशर बहुत होता है. इफ दे आर सपोर्टिव, यू नो. और फैमिली प्रेशर की वजह से ही जो है वो फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस में आती है. बिल्कुल. तो हमारे यहाँ क्यों, मतलब इस तरह को, इस चीज़ को हम लोग क्यों जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई चलो अल्लाह पाक दे देंगे, हो जाएगा, 1 साल बाद डॉक्टर के चली जाएंगी. यहाँ पर चहम गोइयाँ क्यों हो रही होती है? मतलब एक अगर हम किसी शादीशुदा कपल बेचारा बाहर जाए शादी के बाद, तो जो है वो चाची नानी आंटियाँ जो है हमारी, वो उसकी सास को प्रेशर कर रही होती है, पॉइंट आउट कर रही होती है कि सुनो तुमने उस फला डॉक्टर को दिखाया, तुमने वहाँ दिखाया, अरे यहाँ नहीं यहाँ दिखाओ. तो ये हमारे माशरे में अब तब्दीली की ज़रूरत है, मुझे लगता है. बिल्कुल. क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर किसी को हम प्रेशराइज करेंगे तो देखें वो बंदा हमारे लिए कहना, जो कहने वाला होता है उसके लिए बहुत इजी होता है कुछ भी कह देना, और बंदा जो सुन रहा होता है उसके ऊपर बड़ी मुसीबत होती है, और उसकी वजह से अगर वो कंसीव करना भी अल्लाह पाक उनको दे भी रहा होता है, स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पाता. तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैं तो यही कहूँगी कि जो है फीमेल को उसकी और उसके आसपास जो भी उसकी फैमिली है उसको सपोर्ट करना चाहिए. उन्हें इन चीज़ों से उन्हें जो है ना अलग रखना चाहिए, और जो है बताना चाहिए कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाती है. 1 ईयर के बाद हाँ बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं. अगर यंग कपल है, अगर 35 ईयर्स एज है, तो विद इन 6 मंथ वो एक विजिट कर लें, वो अपने अपने रूटीन टेस्ट करवा लें. रूटीन टेस्ट से भी ये होगा कि वो जो है मेंटली स्ट्रेस जो उनका होगा वो ख़त्म हो जाएगा कि हाँ भाई सब चीज़ें ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला कंसीव कर लेंगे इंशाल्लाह. और इसी खूबसूरत बात के साथ ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते ही मुस्कुराती सुबह. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम मुस्कुराती सुबह. बढ़ते हैं डॉक्टर शनाज की जानिब. डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि मर्द हजरात में इनफर्टिलिटी की क्यों शरह बढ़ती चली जा रही है? क्या मेन कॉजेज हैं जो कि नजरसानी करने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, मर्द का सिस्टम जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है. ठीक है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि कॉमन फ्लू है वगैरह है, मतलब इस तरह की कोई बीमारी है, आम सी बीमारी है, तो कुछ अरसे के लिए सीमन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब इतना कि 0 तक आ जाते हैं स्पर्म्स, एंड देन दे रिकवर. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जिस तरह मैंने कहा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आजकल, मोबाइल फ़ोन्स जो सामने रखे जाते हैं, रेडिएशन प्लेज अ मेन पार्ट, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें. और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि फॉर एग्जांपल ये भी होता है कि जी सेकंड वाइफ के साथ हस्बैंड आए, सीमन नहीं करा रहे, कि जी पहली बीवी से 4 बच्चे हैं. ओके. 4 बच्चे हैं, लेकिन अगर आप सीमन कराओ, ज़रूरी है कराना. जो कई दफ़ा ऐसा तो अगर फर्टिलिटी प्रूवन है आपकी, फर्टिलिटी पोटेंशियल, तो ज़रूरी नहीं कि अभी भी आपका स्पर्म्स वैसे ही अच्छे हों. बिल्कुल. इट्स बेटर टू गेट चेक्ड. मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं उस टेस्ट से. अच्छा. वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है. तो मर्द हजरात क्यों शर्माते हैं? अरे फिर अगेन इट्स कल्चरल, वही वाली मर्दानगी का सवाल आ जाता है. अल्लाह. हालांकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद मर्दानगी, यू नो, इट्स अ प्रॉब्लम दैट कैन बी एड्रेस्ड. और ये मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाएं कि तंग कपड़े पहनने से भी जो है प्रॉब्लम. बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉब नेचर है. फॉर एग्जांपल जो लोग गर्मी को बहुत एक्सपोज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मेरा पेशेंट था, वो सुनार था, वो सारे वक्त वो गर्मी वाले, तो वो इफेक्ट होता है उसका ना. ओके. या बहुत ज़्यादा ही आउटडोर हीट टाइट कपड़े पहने हुए हैं, एंड स्मोकिंग मैं मेंशन कर चुकी हूँ, डाई इंडस्ट्री में है, तो ये सारी चीज़ें एडवर्सली इफेक्ट करती हैं. ओके. तो जो मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, या उनकी वालिदा मोहतरम देख रही हैं, वालिद साहब देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको नोट डाउन करवाएं, पॉइंट आउट करवाएं कि भाई ये सब चीज़ें अगर आपके बच्चे में हैं तो आप ही उसको प्रेशराइज करें कि वो डॉक्टर को दिखाएं. हाँ, और अगर ख़राब भी आता है तो हम यही एडवाइस करते हैं कि अवॉइड वेयरिंग टाइट जीन्स, लूज मतलब आउटफिट्स पहने, और गर्मी अवॉइड करें, ठीक है. स्मोकिंग कर्टेल करें. दीज आर द थिंग्स दैट वी एडवाइज.
بالکل. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صفیہ کی جانب. ڈاکٹر صفیہ ہمیں بتائیے گا کہ کیا کیا اور خصوصیات ہیں آپ کے فرٹیلیٹی سینٹر میں؟ کیا ایک ہی انڈر ون روف جو ہے وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ بالکل انڈر ون روف ہماری ساری ہی فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس جو ہے مین سب سے پہلے بہترین کوآرڈینیشن ہے. دین سیکنڈ آپ آ جائیں لیب بہت اچھی ہے ہماری. سارے ٹیسٹ وغیرہ جو فرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ ہیں سب ٹیسٹ ہمارے پاس ہو رہے ہیں. اس کے بعد او ٹی ہمارا ڈے کیئر بہت اچھا ہے. فورتھ ہمارا الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے ہر طرح کے الٹرا ساؤنڈس ہو رہے ہیں. ہمارے جو فولیکولر ٹریکنگ الٹرا ساؤنڈس ہیں وہ بیسٹ, اور جو آئی وی ایف ریلیٹڈ الٹرا ساؤنڈ ہیں وہ بیسٹ ہمارے ہی سینٹر پہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو دوسرے سارے الٹرا ساؤنڈس ہیں ہماری سونولوجسٹ ہیں ڈاکٹر شائلہ, وہ بہت اچھی ہیں. الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ ہمارا ویل ایکوپائڈ ہے, بہترین مشینز ہیں, تو پیشنٹس وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی کوالٹی بہت اچھی ہے ہماری. اوکے, دیٹس ویری گڈ. ٹوینز بیبی بھی ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد؟ بالکل. جو 2 بیسٹ ایمبریوز یوزلی جو ہماری پالیسی ہے وہ 2 بیسٹ ایمبریوز ٹرانسفر کرنے کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر دونوں امپلانٹ ہو جاتے ہیں تو ٹوین پریگننسی ہے. سنگل امپلانٹ ہوتا ہے تو سنگل ٹین ہے, اور اگر اندر جا کے اسپلٹ ہو جاتا ہے تو ٹرپلیٹس بھی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ٹوین پریگننسی تک رہے, کیونکہ ٹرپلیٹس جو ہے کیری کرنا مشکل ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سنگل سب سے سیف جو ہوتا ہے وہ سنگل ٹن پریگننسی ہوتی ہے, اور وہ اگر جو ہے ہو تو بہت اچھا ہے. لیکن پیشنٹ چاہتے ہیں کہ ٹوین پریگننسی ہو, اور ماشاءاللہ ٹوین پریگننسیز ہوتی بھی بہت ہیں, اور پھر وہ اپنے بیبیز لے کر آتے ہیں ہمارے پاس اور پکچرز ان کی سینڈ کرتے ہیں, تو ماشاء اچھا لگتا ہے. ویری کیوٹ. اچھا, جو پروسیجر جس بھی ٹریٹمنٹ سے بیبی کنسیو ہو جاتا ہے, بیبی ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے مطلب جب ڈیلیوری کے دوران کیا نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, سیزیرین ہوتا ہے؟ دیکھیں آئی وی ایف میں نے جس طرح بتایا, کیونکہ یہ سارا ٹریٹمنٹ کے تھرو کنسیو کرتے ہیں اور اس طریقے سے, تو ایک بیک آف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشس پریگننسی ہے, اس کو بہت اچھے سے ہینڈل ہونا چاہیے, کوئی رسک نہ ہو, اس لیے الیکٹیو کر کے بیبی کو باہر لیتے ہیں, الیکٹیو سیزیرین وغیرہ کر کے. ادروائز جو ہے یہ نارمل ڈیلیوریز ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن لوگ رسک نہیں لیتے ہیں آئی وی ایف بیبیز کا. اوکے, تو پھر سیزیرین ہی کرواتے ہیں. کوئی اگر 10 سال کے بعد جس کو بیبی ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے نا اس کو وہ فلی کانشیس ہوگا, وہ چاہے گا کہ ہر طریقے سے جو ہے نا سیفلی بیبی ان کے پاس جو ہے. بالکل. ڈاکٹر شہناز, جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی پوری ہسٹری چیک کی جاتی ہے کہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے, اور کیا بلڈ پریشر کے مریض جو جینٹس حضرات ہوتے ہیں یا خواتین یا جن کو شوگر بھی ہے وہ نارملی بیبی جو ہے وہ کنسیو کر سکتے ہیں یا اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے؟ آف کورس کر سکتے ہیں ہم, وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر ہائپرٹینسو ہے, خاتون ہائپرٹینسو بلڈ پریشر ہے, تو ہم دیکھ کے دوائیاں دے کے بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں ان کی باقی چیزیں اس بلڈ پریشر سے متاثر تو نہیں, ان کی کڈنیز ٹھیک ہیں. اگر ٹیسٹ وغیرہ نارمل ہیں تو بلڈ پریشر کو ہم آپٹیمائز کرتے ہیں دوائیاں دے کے. ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ دوائیاں دی جائیں کہ اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو پریگننسی میں وہ پرمیسیبل ہو, مطلب بچے کو کوئی نقصان نہیں ہو, اور اس پہ مینٹین کرتے ہوئے ہم بالکل کر سکتے ہیں اس پہ کنسیو. شوگر کا بھی یہی ہے. آف کورس جو اسٹیبلش ڈائبٹکس ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ہاں ایک چیز ہے کہ ان کو ہم انسولن پہ لے آتے ہیں اگر پریگننسی ہو رہی ہے. اوکے. تو اس لیے کہ انسولن سے شوگر کا کنٹرول بڑا پریسائز ہوتا ہے, تو اس سے مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ نون ڈائبٹکس نہیں ہوتے بٹ ڈیورنگ پریگننسی دے ڈیولپ ڈائبٹیز, یہ تو کسی کو بھی ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بھی کنٹرول کر لی جاتی ہے. اوکے. اب آپ دونوں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, آپ اتنی زبردست ڈاکٹرز ہیں, اپنی فیلڈ میں آپ کمالات دکھا رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں جو خواتین پریگننٹ ہیں ابھی اس وقت ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کا جو پریگننسی کا جو ٹائم چل رہا ہے, ڈیورنگ پریگننسی ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بہت چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, اور لوگ بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے, بچہ پیدا کرنا کوئی اتنے بڑا کام نہیں ہے اور تم تو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو, وہ روتی بھی ہے. تو ان کو میں چاہتی ہوں ان کا جو ہے نا مورال ہائی کرنے کے لیے آپ دونوں کیونکہ ڈاکٹرز ہیں, آپ ان کو اچھے سے بتا سکتی ہیں کہ وہ یہ ٹائم پیریڈ کس طرح
कहाँ से एंजॉय कर सकती हूँ? डॉक्टर शहनाज पहले आप बताइएगा। देखिए उसमें जो आप बता रही हैं, एक तो है कि नॉर्म घर का प्रेशर है, ये है वो, और एक चीज़ ऐसी होती है कि कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट प्रेगनेंसी ब्लूज़, 4th डे ब्लूज़ जिसे कहते हैं, थोड़ा सा लो हो जाता है, वो बढ़ते उसके बाद आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जी, exactly. नेक्स्ट स्टेज है, और उससे सीवियर होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस विच इज़ वेरी डेंजरस। Okay. तो सिर्फ ये है कि अगर लड़की जो प्रेग्नेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो मेरा ख्याल है उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, दैट नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू। फिर वही वाली बात के घर वालों को दे नीड टू बी सपोर्टिव विद हर, उससे बात करें या जो भी है। और पोस्टनेटली वंस शी इज़ डिलीवर्ड, वन हैज़ टू बी ऑन अलर्ट कि कहीं ये उस तरफ तो नहीं जा रही, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ओके, क्या अलामात होती है? मैं चाहती हूँ, जब आपने बात ऐसी कर दी कि मेरी भी आंखें जो वो खुल गई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अलामात पे थोड़ा आते हैं कि क्या अलामात होती है जैसे मैंने पोस्टमार्टम कहा डिप्रेशन? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में थोड़ा बहुत रोना धोना, 4th डे ब्लूज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में अच्छा खासा इंसान है। और साइकोसिस इज अ खतरनाक थिंग, मतलब पेशेंट कैन बी डेंजरस इवन फॉर हर ओन चाइल्ड। तो इफ my दैट God. हैपेंस, साइकियाट्रिक कंट्रोल वगैरह, एडमिशन सारा कुछ करना होता है। और रेटिंग जो इसकी होती है वो एक एडिनबरा स्केल है हमारा, उस पे हम करते हैं कि किस डिग्री का उसमें वो फॉल कर रहा है। ओके, डॉक्टर सफ़ी आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बिल्कुल, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सबसे पहले मैं तो चाहूँगी कि शुरू से ही पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी इतनी सपोर्ट दी जाए उसको कि उसको ये फील ना हो। यूजुअली फैमिली मेंबर्स ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है जो प्राइमरी डिलीवर हुई है और उसको बेबी को हैंडल करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको लग रहा होता है कि हर चीज़ उससे जो है ना दूर होती जा रही है। उसका अपने लिए तो कोई चीज़ नहीं है, अब हर चीज़ बेबी के लिए ही उसे करनी है, सारा टाइम ड्यूरेशन उसका उसमें जा रहा है। अगर फैमिली उनको सपोर्ट कर रही होगी बहुत अच्छी तरीके से, बेबी को भी देख रही होगी, उसे भी वो कर रही होगी, तो नौबत आगे तक नहीं जाती है। अदरवाइज वरना पेशेंट जो है या जो भी फीमेल है वो इससे गुजर रही है तो उसके लिए डिफिकल्ट थोड़ा सा टाइम होता है। बिल्कुल, और लोगों से भी गुजारिश है कि वो समझें इस बात को, मतलब समझने की कोशिश तो करें। बेबी पूरी पूरी रात रो रहा होता है, माँ पूरी रात जाग रही होती है, उसको नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही होती है, हस्बैंड भी जाहिर है कि ऑफिस जाना है, रात को उसके साथ पूरी रात जो है जाग नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा अगर बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, सपोर्ट की जाए, तो बात आगे तक नहीं बढ़ती। बिल्कुल, बात आगे तक नहीं जाती। डॉक्टर शहनाज, जो मेल हजरात हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है, उनको क्या कहना चाहेंगी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका वो ख्याल रखें नॉर्मल लाइफ में? जैसे कि अगर आपने बताया फिटेड कपड़े जो हैं उसको पहनने से भी जो फर्टिलिटी का अंदेशा होता है, तो कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं चाहती हूँ थोड़े से आप हाईलाइट कर दें। जिस तरह हम कहते हैं अगर हमें लग रहा है प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं फिटेड जीन्स नहीं पहनो, ठीक है। इंस्टेड, और फिर उसके अलावा बॉक्सर शॉर्ट्स हम रिकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ टाइट अंडरवेयर्स। उसके अलावा कीप कूल वाली बात है, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी से एक्सपोजर मना करते हैं हम लोग। ठीक है। और जो लोग रेडिएशन वाली बात भी जो है ना, अच्छा, जो लोग जिनको वैसे ही ज़्यादा गर्मी लगती है, या कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है या बीपी पेशेंट है, क्या उसके भी चांसेस होते हैं कि उनके भी फर्टिलिटी हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है। ओके, कोलेस्ट्रॉल से फर्टिलिटी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। शुगर कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है मेल में अगर हो, लेकिन दैट कैन बी एड्रेस टू। ओके, या कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, मर्द को तो नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ज़्यादातर। हाँ, अच्छा, आपका मतलब है कि कौन सा मेडिसिन ले रहे हो? जी। हाँ, नहीं, मर्द की मेडिसिन से नहीं कोई फर्क पड़ता। ओके, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर औरत का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है अगर, तो स्टैटिन्स वगैरह जो है ना वो हम प्रेगनेंसी में रोक लेते हैं, बिकॉज वो ठीक है। प्रेगनेंसी में नहीं देते। अच्छा, जो डॉक्टर की तरफ से डॉक्टर टैबलेट्स जो प्रिस्क्राइब करती हैं ख़वातीन को खाने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाज़ ख़वातीन वो नहीं खाती, तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उन बहनों को बताएं कि जो टैबलेट्स जो कैल्शियम के लिए दी जाती हैं, जो कि फॉलिक एसिड दी जाती हैं, वो सब चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए, उनके बेबी के हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं? बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, अगर प्री कंसेप्शन फॉलिक एसिड 3 महीने लिया जाए और शुरू के 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लिया जाए, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो कि एक पैदाइशी एबनॉर्मेलिटी होती है, उसके 50% चांसेस कम हो जाते हैं। खासतौर पर जिनको हिस्ट्री है, ऑलरेडी हो चुका है, उनसे तो कहते हैं कि प्लीज़ ये मत करो फॉर द सेक ऑफ योर ओन बेबी ना।
आयरन नहीं लेती हैं जी। अगेन, चूंकि इतना ब्लड लॉस होता है, एक तो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, दूसरी बात ये डिलीवरी में इतना ब्लड लॉस होता है तो खतरनाक हो जाता है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लें इस चीज को। और अगर नहीं लेती हैं या हमें लगता है कि आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, तो फिर हमें ड्रिप लगा के वो कमी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने हैजर्ड्स हैं। ओह माय गॉड। इसी तरह दूसरी चीजें, कोई हाइपोथायरॉइड है, उसको थायरॉक्सिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर उसने बीच में रोक दिया तो मिसकैरेज हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, अल्लाह। और हुआ है। तो मतलब ये कि वो जो लेवल्स जो ऑप्टिमाइज रखने होते हैं हमें ना, कमी बेशी तो होती है, लेकिन ये कि जिस चीज़ का इलाज मुमकिन है उसका तो इलाज होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सफ़िया, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी मैं इस बात पर। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जाहिर है कि मदर अपनी बॉडी से बेबी को सारी चीज़ें जो है दे रही है, तो मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी आयरन लेवल्स भी सही होने चाहिए, विटामिन डी और कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें इवन अगर मदर का जो है एनीमिया है तो सम टाइम हमें इंजेक्टेबल्स भी देने पड़ते हैं ताकि वो उनका एनीमिया करेक्ट हो जाए और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सारे सप्लीमेंट्स इन लोगों को लेने चाहिए। और अगर नहीं लिए तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखें, एनीमिया तो बहुत ही कॉमन है जी, जिसमें हमें बिफोर डिलीवरी या बिफोर सिजेरियन जो भी हो रहा है, आयरन ड्रिप्स देनी ही पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, थायरॉक्सिन अगर नहीं ले रहे हैं तो एबॉर्शन हो सकता है, बेबी अब नॉर्मल हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अगर हाइपोथायराइडिज्म है और जो है वो अपना पेशेंट सही से उसको फॉलो नहीं कर रही है थायरॉक्सिन को डोज को, तो जो है ना क्या हो, मतलब ये एबॉर्शन हो सकता है, या जो है ना बेबी में एबनॉर्मलिटी के चांसेस होते हैं। चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर शनाज, एक औरत प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको पहला विजिट कब करना चाहिए डॉक्टर के पास? आई वुड से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत टाइम नहीं गुजार किया है, 6 हफ्ते में आ जाना चाहिए। एक चीज़ मैं डॉक्टर सफिया के जो आपने सवाल पूछा उसमें ऐड करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है तो उसको भी शुगर मेंटेन करना होता है, मतलब ये कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम सिखा देते हैं किस तरह ग्लूकोमीटर पे चेक करे, किस तरह इंसुलिन लगाए, चार्ट मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर उसने नहीं किया, बस लापरवाही की, छोड़ दी, ब्लड शुगर बढ़ गई, बच्चा पेट में फौत हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है, ह्यूज हो सकता है, डिलीवरी में फंस सकता है, सिजेरियन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, दे कैन बी। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी है, अगर नहीं ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेती तो खुद उसको मतलब कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, स्ट्रोक हो जाए, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ना, एडवाइस लेना होता है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे खुद रिश्तेदारों में भी एक हादसा हो चुका है, बीपी की वजह से हुआ था। तो जब आपको डॉक्टर बोले कि आपने अभी फ़ौरन एडमिट हो जाना है तो आपने फ़ौरन एडमिट हो जाना है। हम लोग जो अपनी चालाकियाँ और अपनी होशियारियाँ दिखा रहे होते हैं ना कि नहीं हम कल चले जाएंगे, वो कल और आज में जो है जितना डिफरेंस होता है 4-5 घंटे का, वो 4-5 घंटे इतने ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि वो 4-5 घंटे जब हम गंवा देते हैं तो फिर हम बेबी ही गंवा देते हैं। तो ये हादसा हो चुका है, तो प्लीज़ इस बारे में ज़रा सोचा करें। सेल्फ मेडिकेशन आप वैसे आम दिनों में करते हैं, हमारा पाकिस्तान तो इस मामले में हम लोग तो माशाल्लाह खुद के ही डॉक्टर बने हुए हैं। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ, हैविंग सेड ऑल दिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस का बैकग्राउंड रिस्क उतना ही होता है, चाहे बच्चा आईवीएफ का हो या बच्चा ऐसा नहीं कि आईवीएफ वालों में ज्यादा ये रिस्क है। एग्जैक्टली नहीं, आईवीएफ वाले बच्चों में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं बिल्कुल ऐसी होता है। वो बिल्कुल माएँ जो है उसी तरीके से कैरी करती हैं जिस तरह से एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, और नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही अच्छी सी जिंदगी गुजार सकते हैं। और आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद एक दफ़ा आपने वो ट्रीटमेंट कराया, बेबी वहाँ से बर्थ हुआ, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी की जानिब भी जा सकते हैं, जैसे कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया। तो आप लोग परेशान ना हो, अगर शादी को 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, तो आप जो है एक दफ़ा जाके विजिट ज़रूर करें। और विजिट पहला जो है आपने बताया था कि वो फ्री है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन जो है हमारी कोऑर्डिनेटर्स जितने भी हैं वो फ्री कंसल्टेशन देते हैं, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, उनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद उनको फर्दर गाइड करते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त कहाँ हवाओं में उड़ गया, फिजाओं में उड़ गया, पता ही नहीं चला। डॉक्टर शहनाज प्लीज़ आप, मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम दें? एक टेक होम मैसेज मैं ये दूंगी कि प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है ज़रा सा भी है, जैसा आपने कहा ना,
डू सीक हेल्प, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करा लो ताकि पता चल जाए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्ट्रेस तो कम हो आपका, और अगर कुछ है तो वो एड्रेस हो जाए. एंड एज आपने जैसे आपने कहा कि फर्स्ट कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर में होता है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. टेस्ट हो जाएंगे, इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब इग्नोर मत कीजिएगा उस चीज़ को बिफोर इट्स वेरी लेट. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर सफ़िया, आप क्या कहना चाहेंगी, नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी, जिस तरह डॉक्टर शहनाज हुसैनी ने कहा कि हमारे सेंटर को ज़रूर विज़िट करें, और जो है इससे आपका, अगर आपकी शादी को, आपकी एज 20 इन बिटवीन 25 से 35 है, तो आप 1 साल के बाद अगर हो चुका है शादी को तो 1 साल तक आप विज़िट कर लें. अगर 35 से ज़्यादा है तो विद इन 6 मंथ विज़िट कर लें, ताकि हम बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा लें और फर्दर आपको गाइड कर सकें. बिल्कुल नाज़रीन, थैंक यू सो मच डॉक्टर सफ़िया, आपका भी बहुत शुक्रिया. डॉक्टर शहनाज, आपका भी बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. इसी के साथ साथ नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान पाइंदाबाद. फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़.